बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट के कंसेप्ट से रिलेटेड है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी अंडरस्टैंड किया था कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट के कंसेप्ट को, आज हम अपने कंसेप्ट को एनहांस करते हैं और एक और क्वेश्चन अटेंड करते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमें टू कॉलम्स क्वेश्चन में गिवन है, एक्स का कॉलम और वाई का कॉलम, उन्हें हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट के फॉर्मूले को देखते हैं। एक दफ़ा फार्मूले को हम स्कैन करते हैं और अब वहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सा कॉलम रिक्वायर्ड है। ठीक है, हम वो कॉलम फिर जनरेट कर लेंगे जो कॉलम हमें फार्मूले में रिक्वायर्ड है कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, फार्मूला क्या है, यहाँ पर स्मॉल आर डिनोट करता है कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट वैल्यू को। ठीक है, आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई, यानी एक्स वाई का कॉलम भी हमें जनरेट करना है और उसका फिर टोटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिग्मा टोटल को शो कर रहा है। उसके बाद माइनस सिग्मा एक्स से मुराद यानी एक्स का टोटल, एक्स कॉलम का टोटल सिग्मा एक्स है और मल्टीप्लाई हो रहा है सिग्मा वाई के साथ यानी वाई के कॉलम का टोटल। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय और उसके बाद अंडर रूट एन। यहाँ पे क्या शो करता है, एन यानी नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी भी हमें गिवन हो क्वेश्चन में वो हमारा एन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का हमें कॉलम जनरेट करना होगा और उसका हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स का होल स्केयर, फिर ब्रैकेट में एन, उसके बाद एन सिग्मा वाई स्केयर यानी हमें वाई स्केयर का भी कॉलम जनरेट करना है और उसका टोटल कैलकुलेट करना है, माइनस सिग्मा वाई का होल स्केयर। यानी हमें कौन कौन से कॉलम्स रिक्वायर्ड है कैलकुलेशन के लिए, एक सिग्मा एक्स वाई का। ठीक है, एक्स वाई का कॉलम हम जनरेट करेंगे और उसका हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो वो हमारा सिग्मा एक्स वाई है। ठीक है, अब एक्स वाई का कॉलम हम किस तरह से जनरेट करेंगे, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जिस रो में एक्स की वैल्यू है और उसी रो में वाई की जो वैल्यू है उससे हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। यानी 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 को हम 23.4 के साथ तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू क्या आती है 93.6। इसी तरह 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 24.15 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आती है 120.75। इसी तरह हम तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स वाई की कॉलम को जनरेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर का सिग्मा भी रिक्वायर्ड है यानी एक्स स्क्वायर कॉलम का टोटल भी रिक्वायर्ड है। तो अब एक्स स्क्वायर कॉलम हम किस तरह से फाइंड करेंगे, यानी एक्स कॉलम की हर वैल्यू का हम स्केयर लेते जाएंगे और उसके सामने लिखते जाएंगे। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे 4 का स्केयर लिया हमने तो 16 आया, इसी रो में हमने 16 लिख लिया। 5 का स्केयर लिया तो 25 आया और हमने उसके सामने यानी उसी रो में हमने 25 लिख लिया। ठीक है, इस तरह से हम तमाम वैल्यूज़ का स्केयर लेते जाएंगे और उनके सामने उनकी वैल्यूज़ को लिखते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें फॉर्मूले में जैसा कि सिग्मा वाई स्केयर का टोटल भी रिक्वायर्ड है तो सिग्मा वाई स्केयर का टोटल हम किस तरह से फाइंड करेंगे, अब हम वाई कॉलम्स की हर वैल्यू का स्केयर लेते जाएंगे और उसके सामने वैल्यू को लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 23.4 का हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 547.56। ठीक है, इस तरह से हम वाई स्केयर का कॉलम जनरेट कर लेंगे। जैसे कि हमें इन्हीं कॉलम्स का टोटल रिक्वायर्ड है फार्मूले में, यानी कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट की कैलकुलेशन के लिए हमें इन्हीं कॉलम्स का टोटल रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब इनका हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ एक्स कॉलम का टोटल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यानी इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास सिग्मा एक्स आ जाएगा। ठीक है, कितना आता है 39। ठीक है, उसके बाद वाई कॉलम का हम टोटल कैलकुलेट करेंगे यानी सिग्मा वाई हमारे पास आता है, इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 160.25। ठीक है, इसी तरह सिग्मा एक्स वाई हम कैलकुलेट करेंगे तो इन तमाम वैल्यूज़ के ऐड कर देंगे 1066.85। ठीक है, और एक्स स्केयर का टोटल हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हमारे पास वैल्यू आती है सिग्मा एक्स स्केयर इज इक्वल टू 271। ठीक है, इसी तरह सिग्मा वाई स्केयर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 4317। ठीक है, 0.159। अब इन टोटल्स को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं और कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला जैसे क्या है, कोरिलेशन इज आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई, यानी यहाँ पर हम एन हमारे पास क्या है, कितनी वैल्यूज हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ हमारा एन 6 है। उसके बाद सिग्मा एक्स वाई यानी एक्स वाई का टोटल हम लिखेंगे जो हमने कैलकुलेट किया है, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे 1066.85। इसी तरह सिग्मा एक्स जो कि हमने कैलकुलेट किया है 39 मल्टीप्लाई सिग्मा वाई जो कि हमने कैलकुलेट किया है 160.25। ठीक है, डिवाइडेड बाय उसके बाद अंडर रूट ले लेंगे हम और यहाँ पर n हमारे पास 6 ही है। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमने क्या फाइंड किया है 271। उसके बाद माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू लिखेंगे और उसका स्केयर ले लेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ओपन करेंगे अगली ब्रैकेट को। n हमारे पास 6 है। सिग्मा वाई स्केयर यानी सिग्मा वाई स्केयर हमने क्या फाइंड किया है 4317 सिग्मा वाई का हम टोटल लिखेंगे जो कि हमने कैलकुलेट किया 160.25 और उसका हम स्केयर ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ जैसे कि n की जगह हमने 6 पुट एक्स वाई की वैल्यू जो कि हमने फाइंड की थी 1066.85। ठीक है, तो उस वैल्यू का हम यहाँ पे लिख देंगे 1066.85 माइनस उसके बाद सिग्मा एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 39 तो हम यहाँ पे 39 लिखेंगे और सिग्मा वाई की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है 160.25। ठीक है, उसके बाद नीचे उसके बाद अंडर रूट में क्या वैल्यूज हैं, ब्रैकेट में हम n की वैल्यू क्या है 6 है वो हम लिख देंगे। उसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर जैसे कि हमने क्या फाइंड किया है सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 271। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 271
यहाँ पर हम 271 लिख देंगे। उसके बाद माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की थी 39, तो हम यहाँ पे 39 लिखेंगे और उसका स्केल ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे अगली वाली ब्रैकेट को। एन हमारा क्या है 6 है। उसके बाद सिग्मा वाई स्केयर की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 4317.159, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 4317.159, ठीक है, माइनस, और उसके बाद माइनस क्या है हमारे पास सिग्मा वाई का होल स्केयर, ठीक है। सिग्मा वाई की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमने फाइंड की है 160.25, तो 160.25 उसका हम स्केयर ले लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1066.85 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या आती है 6401.1, ठीक है, माइनस अब 39 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 160.25 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 6249.75, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय और अंडर रूट में अब 6 को मल्टीप्लाई किया हमने 271 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आई है 1626, और हमने यहाँ पे उसके बाद माइनस हमने लिख दिया और फिर 39 का स्केल लिया है, तो हमारे पास क्या आया आंसर 1521, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद अगली ब्रैकेट यानी 6 को मल्टीप्लाई किया है हमने 4317.159 के साथ, तो हमने आंसर क्या फाइंड किया है 25,902.95, ठीक है, और माइनस हमने लिख दिया। उसके बाद फिर हमने 160.25 का स्केल लिया है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है 25,680, ठीक है, 680.06। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यानी 6401.1 में से माइनस कर देंगे 6249.75 को, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 151.35, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड और अंडर रूट में हमारे पास क्या वैल्यू आती है, यानी 1626 में से माइनस कर देंगे 1521 को, तो हमारे पास वैल्यू आती है 105। इसी तरह हम 25,902.95 में से माइनस कर देंगे 25,680.006 को, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 222.89, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी और नीचे वाली वैल्यू यानी इन दोनों वैल्यूज का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो हम क्या वैल्यू फाइंड करते हैं 152.98, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 151.35 को डिवाइड कर देंगे 152.98 से, ठीक है। तो हम क्या आंसर कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट का, यानी r इज इक्वल टू 0.989, ठीक है। हमने राउंड करके लिखा हुआ है, जैसे कि उसने क्वेश्चन में हमें क्या कहा था कि 3 डेसिमल्स तक आंसर लिखें, ठीक है, यानी 3 डेसिमल तक आंसर बताएं। तो यहाँ इशारे के बाद 3 वैल्यूज का हम लिख लेंगे राउंड करके, ठीक है। तो क्या कोरिलेशन की वैल्यू क्या फाइंड करते हैं 0.989, और अगर हम परसेंटेज में इसे देखेंगे तो परसेंटेज में देखने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 98.9%, ठीक है। जैसे कि हमने कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू परसेंटेज में क्या फाइंड किया है 98.9%, तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो 98.9% चांसेस है कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और इसी तरह अगर एक वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होगी तो 98.9% चांसेस है कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, ठीक है। और हम कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट फाइंड करके ही बता सकते हैं कि वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आता तो इसका क्या मतलब था कि एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। इसी तरह अगर एक की डिक्रीज होगी तो दूसरे की इंक्रीज होगी, ठीक है। ये नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। अब हम आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ जैसे कि हमें आंसर रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन में नीचे उन्होंने बॉक्स दिया हुआ है उसमें हमें आंसर लिखना है, तो आंसर में हम अब क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब हम आंसर में लिखेंगे कोरिलेशन यानी r इज इक्वल टू 0.989, और डियर स्टूडेंट्स अगर परसेंटेज में वो पूछेगा तो हम क्या बताएंगे उसे 98.9%, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर हो गए होंगे कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट्स की कैलकुलेशन से रिलेटेड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।